गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मंजली अग्रवाल आपको फिजिक्स में जो चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ उस चैप्टर का नाम है ध्वनि। ध्वनि तो सबसे पहले हम समझते हैं ध्वनि क्या होता है। ध्वनि से आप सभी परिचित हो। साउंड जिसकी अनुभूति हम अपने कानों द्वारा करते हैं। ठीक है, तो ये प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों तक पहुंचती है, जिसकी अनुभूति हम अपने कानों द्वारा करते हैं। और ध्वनि अब बात आती है कि ध्वनि उत्पन्न कहाँ से होती है। तो ध्वनि कई तरीके से उत्पन्न हो सकती है। आघात के द्वारा, यानी अर्थ हम किसी चीज़ पर चोट करें, मारे किसी चीज़ पर, तो हमें एक ध्वनि सुनाई देती है। अगर हम किसी टेबल पर अपने हाथों के द्वारा या किसी भी वस्तु के द्वारा उस पर अगर हम चोट करते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो हमारे कानों तक पहुंचती है। और किसी भी इसी तरह अगर किसी तार को अगर हम हिला दें, जैसे गिटार के तार को, सितार के तार को, तो वहाँ पर भी एक कंपन उत्पन्न होता है और जिसकी ध्वनि हमारे कानों तक पहुँचती है। फूंक कर यदि हम बांसुरी को बजाते हैं या किसी भी दूसरी भी चीज़ पर अगर हम फूंक मारते हैं तो वहाँ पर भी एक कंपन उत्पन्न होता है। उस कंपन से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह हमारे कानों तक पहुँचती है। इसी तरह अगर हम टेबल को खिसकाएं या किसी भी वस्तु को अगर फर्श पर कहीं पर भी अगर हम उसको खींचते हैं तो वहाँ पर भी वो क्या होता है, एक दोनों में एक घर्षण होता है। मतलब खींचते हैं किसी वस्तु को किसी फर्श पर तो वहाँ पर भी एक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इस तरह हमने देखा कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, किस किस स्रोत के द्वारा उत्पन्न हो सकती है। आघात के द्वारा, किसी वस्तु को हिलाकर, वायु में फूंकने पर, रगड़ द्वारा, कैसे भी ये उत्पन्न हो सकती है। अब बात आती है कि ये जो ध्वनि होती है, ये जो ध्वनि होती है, ये जो ऊर्जा होती है, ये कैसे हमारे कानों तक पहुंचती है, कैसे ये हमारे कानों तक ये पहुंचती है, इस बात को हम समझते हैं। होता ये है कि जब हम किसी वस्तु पर आघात करते हैं तो वहाँ पर हम ये जानते हैं कि हर एक जगह क्या होते हैं, वायु प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? वायु प्रेजेंट है, हवा मौजूद है हर एक जगह। क्या मौजूद है? वायु प्रेजेंट है। यहाँ सारे जगह वायु के पार्टिकल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो जैसे ही हमने किसी वस्तु पर आघात किया या अपने द्वारा, अपने मुंह के द्वारा हमने कोई भी शब्द बोला, तो क्या हुआ, वहाँ के जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो क्या हुए, उन पर एक हमने फोर्स डाला, हमने उस पर एक दबाव डाला, जिसकी वजह से जो जैसे मान लो यहाँ से हमने कोई जब भी हम कोई साउंड निकालते हैं कहीं किसी भी स्रोत के द्वारा, तो यहाँ पर जो एयर के पार्टिकल्स हैं वहाँ पर एक क्या हुआ, एक बल लगाया हमने उस पर कुछ कार्य किया। तो ये वाले पार्टिकल्स पर जब दबाव उत्पन्न हुआ तो इन्होंने अपने पास वाले एयर के पार्टिकल्स पर दबाव डाला, इसने अपने पास वाले एयर के पार्टिकल्स पर दबाव डाला। इस तरह एक सीरीज बन गई, यहाँ पर एक सीरीज बन गई और ये धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच गई, हमारे कानों तक ये पहुँच गई। ये ऊर्जा धीरे धीरे हमारे कानों तक पहुँच गई और जिसकी अनुभूति हमने की, जिसका सेंसेशन, जिसका अनुभव हमने किया और वो सेंसेशन हमारे मस्तिष्क तक पहुँचा और हमें वो आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, तो इस तरह ध्वनि की अनुभूति हमें होती है। ध्वनि कैसे भी उत्पन्न हो सकती है, अभी हमने बताया आपको, किसी वस्तु पर आघात कर, हिलाकर, फूंक कर, रगड़ कर, कैसे भी ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि हमने क्या किया है, यहाँ पर
जो एयर के पार्टिकल्स हैं उस पर हमने कुछ वर्क किया, कुछ काम किया जो ऊर्जा के रूप में हमारे कानों तक पहुंची और उसकी अनुभूति हमको हुई। ठीक है, तो ये रही ध्वनि की बात कि ध्वनि हमको कैसे सुनाई देती है, कैसे हमारे कानों तक पहुंचती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है, चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए कि ध्वनि के स्रोत के निकट हवा में संपीड़न एवं विरलन कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस बात को हम समझते हैं। क्या होता है कि अभी मैंने बताया कि जब कंपित, ये स्वरित्र एक शब्द आया है, स्वरित्र। स्वरित्र आपने सबने शायद देखा हो। ये क्या होता है, एक चिमटे के आकार की ऐसे, इसमें आगे दो भुजाएं होती हैं जो ईएनटी के डॉक्टर्स लिए होते हैं। ईएनटी मतलब जो कान नाक के डॉक्टर्स होते हैं, मेनली जो कान के डॉक्टर होते हैं वो इसको लिए रहते हैं। ये एक छोटा सा यंत्र होता है जिसमें दो जैसे चिमटे में दो भुजाएं होती हैं वैसे ही इसमें भी दो भुजाएं होती हैं। इनको अगर हम थोड़ा सा टच करें तो ये भुजाएं क्या होंगी, कंपन करने लगेंगी और ये कंपन करते हुए अपने आसपास के जो एयर के पार्टिकल्स हैं उन पर ये दबाव डालेंगी और ये दबाव धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और वो हमारे कानों तक एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में पहुंचेगा और हमें उसकी आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, तो यही इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है, चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए कि ध्वनि के स्रोत के निकट हवा में संपीड़न तथा विरलन कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। जब कंपित स्वरित्र की भुजा आगे पीछे हिलती है अथवा गति करती है तो आगे बढ़ती है तो हमारे सामने वाली हवा पर बल लगाकर उसे संपीड़ित करती है और उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है। यह क्षेत्र संपीड़न कहलाता है। यह क्षेत्र कंपित वस्तु से दूर जाने लगता है तथा कंपित वस्तु पीछे हटती है। इसे हम समझाते हैं। ये संपीड़न और विरलन, इस क्वेश्चन का आंसर है कि जब ये स्वरित्र है, ये आपका ये स्वरित्र है, ये स्वरित्र है, इस पर जब हमने थोड़ी सी चोट की, जब हमने इस पर चोट की तो जब ये दूर, इसकी भुजाएं जब दूर जाती हैं, जब ये दूर गई तो इन्होंने क्या किया, यहाँ के एयर के पार्टिकल पर इन्होंने दबाव डाला। एक जैसे ही ये स्वरित्र है, जब ये बाहर की तरफ गया, इधर की तरफ गया तो यहाँ पर जो एयर के पार्टिकल्स थे इसको इसने दबाव डाला, जिसकी वजह से वहाँ के एयर के पार्टिकल्स में पास आ गए। ये समझ लो वहाँ के एयर के जो कण थे, वायु के जो कण थे वो पास आ गए, वहाँ पर संपीड़न उत्पन्न हो गया। और जब स्वरित्र की ये भुजा अंदर की ओर गई, जब अंदर की तरफ इनका मूवमेंट हुआ तो वहाँ पर एयर के पार्टिकल्स क्या हो गए, दूर हो गए। तो यहाँ पर विरलन मतलब वहाँ के पार्टिकल्स विरल हो गए, दूर हो गए, तो वहाँ पर विरलन उत्पन्न हो गया। इस तरह जब कभी ये स्वरित्र की जो भुजाएं हैं कभी अंदर आएंगी तो वहाँ पर विरलन उत्पन्न हो जाएगा और जब ये दूर जाएंगी तो वहाँ के एयर के पार्टिकल्स पर एक दबाव उत्पन्न होगा और वहाँ पर संपीड़न उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह ये जो एयर के पार्टिकल्स होंगे ये अपने, जब ये दूर जाएंगे तो ये अपने पास वाले क्षेत्र में एक दबाव डालेंगे तो वहाँ के पार्टिकल्स, ये देखो यहाँ पर ये जब दूर जाएंगे तो यहाँ के पार्टिकल्स पास आने लगेंगे तो यहाँ पर संपीड़न हो जाएगा। फिर इसके बाद ये एक क्रम सा बन जाएगा, फिर संपीड़न विरलन ऐसा एक सीरीज बन जाएगा। तो इस तरह जो है ये जो वायु हमारी ध्वनि है संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है और हमारे कानों तक पहुंचती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर और इसका ये डायग्राम है जिसे आप बना लोगे कॉपी पर। ये तो रही ध्वनि की बात कि ध्वनि कैसे चलती है। अब
बात आती है कि जब ध्वनि संचरित होती है, मतलब जब ध्वनि आगे बढ़ती है, तो किसी क्या माध्यम की आवश्यकता होती है। हाँ, अभी मैंने आपको बताया कि ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि ध्वनि क्या है, एयर में अभी मैंने बताया कि जब हम कोई शब्द उच्चारित करते हैं या किसी वस्तु के द्वारा किसी अन्य स्रोत के द्वारा जब ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर जो वायु होती है, जो एयर होती है, वो क्या होती है, हमारे कानों तक उसमें कंपन जो उत्पन्न होता है, वो धीरे धीरे कंपन हमारे कानों तक पहुँचता है। तो ध्वनि संचरण के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। यह ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। गैस कैसे हो सकता है, गैस तो अभी हमने बताया कि वायु में ध्वनि चलती है। नॉर्मली हम लोग वायु में के आसपास ही हम होते हैं, मतलब हवा हमारे चारों ओर होती है, वहीं से ही हमारे सारे काम होते हैं। इसी तरह क्या होता है, जब हम किसी मेटल पर या किसी ठोस वस्तु पर आघात करते हैं तो भी हमें तो भी हमें ध्वनि सुनाई देती है। इसी तरह अगर हम पानी के अंदर हैं, जैसे गोताखोर क्या होते हैं, पानी के अंदर होते हैं, तो भी उन्हें क्या होता है, जो बाहर की आवाज़ें होती हैं, जो ध्वनि होती हैं, उनको सुनाई देती हैं। भले थोड़ी धीमे सुनाई दे, लेकिन सुनाई देती हैं। इसका मतलब कि ध्वनि ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है नहीं, और ठोस, द्रव, गैस तीनों हो सकता है। इस बात को हम एक प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर वहाँ पर कोई माध्यम नहीं है तो ध्वनि नहीं चलेगी। इसको हम एक प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को ध्वनि संचरण कहते हैं। ये एक हमने क्या लिया है, एक जार लिया है, कांच का ये जार है, ये कांच का एक जार है। ये कांच का एक जार है, इस पर क्या है, एक इलेक्ट्रिक बेल फिट कर दी गई है। और इस इलेक्ट्रिक बेल को फिट करने के बाद यहाँ पर एक पंप लगा दिया गया है, जिसके द्वारा हम एयर निकाल लेते हैं। उस जार की जो वायु है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। निकालने से पहले हमने उसकी एयर नहीं निकाली है, और विद्युत घंटी को, इलेक्ट्रिक बेल को हमने ऑन किया। तो जब हम इलेक्ट्रिक बेल ऑन करते हैं तो हमें एक आवाज़ सुनाई देती है। फिर उसके बाद दोबारा क्या करते हैं कि वहाँ से जो जार की जो एयर है, यहाँ पर जो एयर भरी होती है, उसको हमने क्या किया, निकाल लिया। ये एयर यहाँ से मैंने चूसण पंप के द्वारा यहाँ से एयर को निकाल लिया। जब निकाल लिया उसके बाद जब इस विद्युत घंटी को ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे कि पहले तुरंत पूरी हवा नहीं निकालते हैं। पहले हमने थोड़ी हवा वहाँ से निकाली और हमने विद्युत घंटी को ऑन किया, तो क्या हुआ कि आवाज़ धीमी हो गई। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वहाँ की एयर कम करते जाते हैं, वैसे वैसे आवाज़ क्या होती है, धीमी होती जाती है। और जब टोटली एयर वहाँ से हम निकाल लेते हैं तो हमें आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। तो इस प्रयोग द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी भी ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। जैसे ही हमने यहाँ से क्या किया, एयर टोटली निकाल लिया, यहाँ से जैसे ही हमने इसको खाली कर दिया, यहाँ पर निर्वात उत्पन्न कर दिया। यानी निर्वात का मतलब निर्वात, यहाँ पर ही हमें इस शब्द का मतलब बता देते हैं। निर्वात का मतलब जहाँ से हमने एयर बिल्कुल निकाल ली, वहाँ पर हमें आवाज़ नहीं सुनाई देती। ठीक है, तो यही होता है कि अंतरिक्ष में जब कोई जाता है तो उनको एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि वहाँ पर हवा भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात रही हमारी कि वायु जो ध्वनि का संचरण है वो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्वनि संचरण की बात भी हो गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं।
अभी मैंने आपको बताया कि ध्वनि क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकती है। यही कारण है कि गोताखोर जल के भीतर होने पर भी ध्वनि को सुन लेता है। इसी प्रकार रेल की पटरी में अगर हम कान लगाते हैं तो हमें बहुत दूर से आती हुई रेलगाड़ी की ध्वनि दे जाती है। द्रवों में ध्वनि गैसों की अपेक्षा अधिक तेजी से चलती है, ठोसों में सबसे अधिक तेजी से चलती है। मतलब ये क्वेश्चन आता है एक कि ध्वनि की चाल किस में सबसे ज़्यादा होगी, तो गैसों में सबसे कम, फिर उससे अधिक द्रवों में और सबसे ज़्यादा ठोसों में ध्वनि की चाल होती है। फिर किसी माध्यम में ध्वनि तरंगों के द्वारा चलती है। तरंग क्या होता है, इस बात को हम सुनते हैं, क्या समझते हैं। ध्वनि, ये हम सभी जानते हैं कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है और यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक माध्यम के द्वारा ही चलती है। ठीक है, तो तरंग गति क्या होती, इस बात को हम समझते हैं कि तरंग गति, वेव मोशन क्या होता है, तरंग क्या होती है, तरंग क्या होती है या तरंग गति क्या होती है। तरंग को हम समझते हैं क्या होता है। पहले होता क्या है कि जैसे ही हमने क्या किया, जैसे ही हमने कोई मान लो हमने अपने हाथों से यहाँ पर हमने कोई चोट मतलब कि थोड़ा सा आघात किया कहीं पर हमने, तो वहाँ के पार्टिकल्स क्या होंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। मान लो ऐसे ही समझ लेते हैं, हमने अपने हाथ को हवा में हिलाया। जब हमने हवा में हिलाया तो वहाँ के पार्टिकल्स क्या हुए, डिस्टर्ब हो गए। इन्होंने अपने आगे वाले को डिस्टर्ब कर दिया, इसने अपने आगे वाले को डिस्टर्ब कर दिया, इसने अपने आगे वाले को डिस्टर्ब कर दिया। तो क्या हुआ कि ये डिस्टर्बेंस जो हमने थोड़ा सा यहाँ पर किया था, ये डिस्टर्बेंस यहाँ आगे तक चला गया। ये काफ़ी आगे तक, ये जहाँ तक जा सकता था, जितनी इसके पास एनर्जी थी, इसने वहाँ तक पहुँचा दिया। तो ये इस डिस्टर्बेंस को जो एक सीरीज के रूप में आगे बढ़ा, ये डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बेंस क्या हुआ, एक सीरीज के रूप में आगे बढ़ गया। ये जो सीरीज डिस्टर्बेंस का जो एक क्रम बन गया, यही क्या कहलाया, तरंग। इसको हमें और भी तरह समझ सकते हैं कि जब हम किसी तालाब के शांत जल में एक पत्थर फेंकते हैं, तो जिस स्थान पर तालाब में पत्थर गिरता है वहाँ एक डिस्टर्बेंस, एक हलचल उत्पन्न हो जाती है। यह हलचल थोड़ी ही समय में क्या होती है, फैलती हुई तालाब के किनारे तक चली जाती है। यद्यपि जल के कण अपने स्थान पर ही रहते हैं, इसका कारण है कि पत्थर फेंकने से जल के जिन कणों में हलचल उत्पन्न होती है, वे कण अपने पास वाले कण को गतिमान कर देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक गतिमान कण अपने पास के कणों को गतिमान कर देता है। यह हलचल तालाब के किनारों तक नहीं, यह मतलब जो डिस्टर्बेंस है तब तक नहीं रुकता जब तक यह तालाब के किनारे तक नहीं पहुंच जाता। यह कण अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे हिलते रहकर माध्यम के हलचल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई वस्तु कंपन करती है तो अपने समीप के माध्यम के कणों को गतिमान कर देती है, और ये कणों के गतिमान कर देते हैं। अभी जैसा कि मैंने तुमको बताया कि ये तो जैसे ही हम अपने हवा में अपने हाथ हिलाते हैं या किसी वस्तु को हिलाते हैं, तो इसने पास वाले को हिलाया, इसने अपने पास वाले को हिलाया। इसी तरह जल के में अगर हम किसी तालाब में अगर कोई पत्थर फेंकते हैं तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स हैं, ये हिलने लगे। इसने अपने पास वाले को लाया, इसने अपने पास वाले को, एक सीरीज बन गई। यही क्या कहलाई, तरंग कहलाई। और ये धीरे धीरे एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच गई। यहाँ पर जो माध्यम के जो कण जो हिल रहे हैं वो क्या हो रहे हैं,
वो अपने स्थान पर ही हैं, वो आगे नहीं बढ़े, लेकिन उन्हें अपने पास वाले को डिस्टर्ब कर दिया, फिर इसने अपने पास वाले को डिस्टर्ब कर दिया। इस तरह तरंग जो है, ये जो विक्षोभ है, डिस्टर्बेंस है, ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंच गया। ये डिस्टर्बेंस ही क्या कहलाया? तरंग कहलाया। और ये जो गति हुई, ये क्या कहलाई? तरंग गति कहलाई। ठीक है। अब बात आती है कि जो माध्यम के कण हैं वो किस प्रकार कंपन करेंगे। ठीक है। मतलब ये जो तरंग है, अब ये तरंग के प्रकार भी हो गए। पहले तो हमने पढ़ा कि तरंग क्या होती है, तो हमने बताया कि तरंग वही होती है जो जब माध्यम के कण इधर उधर कंपन करने लगते हैं, तो ये कंपन एक सिरे से दूसरे सिरे तक, मतलब ये जो विक्षोभ है एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक सीरीज के रूप में जब आगे बढ़ता है, एक क्रम के रूप में आगे बढ़ता है, तो वो तरंग कहलाता है। अब बात आती है कि तरंग जो होती है, क्या वो कितने प्रकार की होती है, मतलब माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर वो कितने प्रकार की होती है। तो तरंग दो प्रकार की होती है। पहली होती है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरी अनुदैर्घ्य तरंग। दो प्रकार की तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग दो तरंगें होती हैं। तो इसको हम समझते हैं कि अनुप्रस्थ क्या होती है और अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है। पहले हम अनुप्रस्थ को समझते हैं। अनुप्रस्थ को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, और हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ, और अनुदैर्घ्य को बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग, और इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको समझते हैं अनुप्रस्थ तरंग होती क्या है। अब जो माध्यम के कण जब डिस्टर्बेंस हम उत्पन्न करेंगे, तो दो तरह से डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो सकता है। एक में क्या हो गया कि ये ऐसे बढ़े, एक में क्या हो, ये ऐसे ऐसे भी चल सकती हैं, ऐसे चल सकती हैं, मतलब जा तो ये ऐसे रही हैं, इनका डायरेक्शन ये है, लेकिन यहाँ जो माध्यम के कण हैं ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कंपन कर रहे हैं, या फिर ऐसे भी कंपन कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कंपन भी कर सकते हैं। एक तो ऐसे ऐसे कंपन कर सकते हैं ऊपर नीचे, या फिर ऐसे ऐसे अपने बगल वाले को ज़रा सा धक्का लगाया, फिर इसने अपने बगल वाले को ज़रा सा धक्का लगाया, ये ऐसे भी कंपन कर सकते हैं। इसके आधार पर हमने दो तरह, इनका डिवीज़न हमने इस तरह किया। पहले का नाम दिया अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ में क्या होता है, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। मतलब कि जो तरंग बन रही है वो कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, लेकिन माध्यम के जो कण हैं, जो एयर के पार्टिकल्स हैं, ये ऐसे कंपन कर रहे हैं, ऊपर नीचे। इसने अपने ऊपर वाले को हिलाया, इसने अपने ऊपर वाले को, फिर इसने इसको, फिर इसने इसको, फिर इसने इसको, ऐसे ऐसे। लेकिन जो तरंग की संचरण की दिशा है ये है, और माध्यम के कण ऐसे कंपन कर रहे हैं। तो ऐसी इसकी डिफिनीशन क्या बनती है? डिफिनीशन बनती है कि अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। जैसा कि शांत जल वाला उदाहरण मैंने अभी देखा था कि जब हम किसी शांत जल में पत्थर फेंकते हैं, तो वहाँ के वाटर पार्टिकल्स ऊपर नीचे कंपन करने लगते हैं। तो ऐसा कंपन क्या कहलाता है? ऐसी तरंग कहलाती है अनुप्रस्थ, जहाँ पर माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करें। इसका एक उदाहरण और देख सकते हैं कि अगर हमने किसी एक रस्सी को क्या किया है, एक कीले से बांध दिया है, और दूसरा सिरा हमने अपने हाथ में लेकर उसको हल्का सा अगर डिस्टर्ब करते हैं, तो तुमने देखा कि सभी ने ये अनुभव किया होगा, ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हिलने लगता है। तो ये यहाँ पर भी देखो, तरंग तो ऐसे बन रही है, तरंग ऐसे बन रही है,
और लेकिन जो इसके डोरी के जो बीच वाला हिस्सा है ये ऊपर नीचे ऐसे हिल रहा है। तो यहाँ माध्यम के कण ऊपर नीचे कंपन कर रहे हैं और ये तरंग बन रही है। तो यहाँ पर माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं और ठीक है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। अब अनुप्रस्थ तरंग की क्या विशेषताएं हैं इसको पढ़ लेते हैं। इसमें इनके माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इनके संचरण में स्रंग और गर्त बनते हैं। स्रंग और गर्त समझ लेते हैं क्या होता है। स्रंग तब तरंग संचरित होती है तो एक सिर ये एक ऊपर की तरफ ऐसे स्लोप बनेगा और एक नीचे की तरफ, फिर एक ऊपर की तरफ और एक नीचे। तो ये ऊपर जो ये वाला जो ये फूला वाला मतलब ये हिस्सा रहेगा ये कहलाएगा स्रंग। और ये नीचे की तरफ जो दबा वाला पोर्शन है ये कहलाएगा गर्त। ठीक है, तो ये रहा स्रंग और गर्त। फिर इसके बाद ये तरंगे ठोस और ठोस में बनती हैं। जो ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं ये मेनली ठोसों में बनती हैं और ये ठोस में बनती हैं और द्रव की सतह पर बनती हैं। ठोस में बनेंगी अनुप्रस्थ तरंगे, ठोसों में बनेंगी मतलब ये सिर्फ ठोस में संचरित होंगी और सिर्फ द्रव की सतह पर, द्रव के अंदर नहीं बनती ये द्रव की सतह पर बनती हैं और गैसों में ये बिल्कुल ही नहीं बनती हैं। गैसों में ये बिल्कुल नहीं बनती हैं, ठोस में बनती हैं, द्रव की सतह पर बनती हैं और गैस में ये बिल्कुल भी नहीं बनती हैं। और इनके जो बनने से दूसरी बात ये यहाँ पर ये पॉइंट नहीं दिया गया है लेकिन आपको बता देते हैं। ये जो अनुप्रस्थ तरंग बनती हैं तो माध्यम में जो के दाब और घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब चलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग को समझते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है। अनुदैर्घ्य तरंग वे तरंगे हैं जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। कि जैसे कि क्या होता है कि जैसे ही हमने डिस्टरबेंस यहाँ पर किया तो इसने अपने आगे वाले को डिस्टर्ब कर दिया, इसमें ऐसे ऐसे कंपन होगा। ठीक है, तरंग भी ऐसे ही संचरित हो रही है और माध्यम के कण भी ऐसे ही इसी दिशा में ही क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी। अनुदैर्घ्य तरंग वे तरंगे हैं जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। इसमें लोहे वाला उदाहरण देख सकती हो। लोहे के टुकड़े को ठोकने पर इसके अंदर अनुदैर्घ्य तरंग बनती है। ये देखो यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि जैसे ही तुमने किसी लोहे के टुकड़े को ठोका तो इसने अपने आगे वाले को हिला दिया, इसने अपने आगे वाले को हिला दिया और इस तरह क्या हुआ, एक क्रम बन गया। ये एक तरंग बन गई। और ये हमने देखा कि अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों की विशेषताएं क्या होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंग इनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। तरंग संचरण में संपीड़न और विरलन होते हैं। ये तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चल सकती हैं। इन तरंगों के कारण दाब परिवर्तन होता है। दाब परिवर्तन तो होगा ही होगा। क्यों, जब ये चलेंगी तो इन्होंने अपने पास वाले को दबा दिया, इसने अपने पास वाले को दबा दिया, इसने अपने पास, तो इस तरह क्या होता है, इन तरंगों के चलने पर
दाब में परिवर्तन होता है। और संपीड़न और विरलन को हमने इसके पहले समझाया था आपको, तो उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रही अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग की बात होगी। अब इनका अंतर भी आप पढ़ लीजिएगा। ये अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर है, तो इसको एक बार पढ़ के हम बता देते हैं। इसमें माध्यम के कण अनुप्रस्थ तरंग में इसमें माध्यम के कण अपनी मध्यमान स्थिति के ऊपर नीचे अर्थात तरंग की गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इसमें माध्यम के कण मध्यमान स्थिति के इधर उधर तरंग गति के में ही कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में शीर्ष या गर्त, शीर्ष गर्त बोलेंगे, या श्रृंग और गर्त के रूप में संचरित होती है। और यहाँ पर संपीड़न और विरलन के रूप में, मतलब यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंग में ऐसे चलेंगी और अनुदैर्घ्य तरंग में ऐसे ऐसे, ये संपीड़न और ये विरलन के रूप में आगे बढ़ती हैं। ठीक है, शीर्ष पर माध्यम कणों का विस्थापन धनात्मक व अधिकतम होते हैं। यहाँ पर शीर्ष कहा गया, शीर्ष को श्रृंग भी बोलते हैं। यहाँ पर शीर्ष बोला गया है, और कहीं कहीं पर आपको श्रृंग मिलेगा, मतलब वो शीर्ष कहो या श्रृंग एक ही बात है। शीर्ष में क्या होता है, माध्यम के कणों का विस्थापन, मतलब अधिकतम जो ये ऊपर की तरफ जाएंगी और गर्त में ये नीचे की ओर जाएंगी। ठीक है, और संपीड़न इसकी स्थिति में माध्यम के कणों का वेग अधिकतम एवं धनात्मक हो जाता है, तथा विरलन में माध्यम कणों का वेग अधिकतम तथा ऋणात्मक हो जाता है। ये आप अंदर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको।